बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर से हैं, यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हमारे लिवर पर अटैक करते हैं, उनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स बनती है, हमारे लिवर में जो डिजीज़ेज़ बनती हैं उनको हम इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कहते हैं, सिंपली ये बात है। लेकिन फिर इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में ये लोग डिफरेंट बातें करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, सही है। सबसे पहले ये लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस का टर्म है, सही है, ये हेपेटाइटिस का टर्म बहुत ज़्यादा वास्ट है। मतलब ये तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को कहते हैं ना, इसके डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। जो वायरल हेपेटाइटिस होगा उसका काज़ वायरस होगा, सही है, यानी कि वायरस के अटैक की वजह से हमारे लिवर में जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहेंगे। लेकिन इन वायरसेस को हम क्या कहते हैं, हेपेटोट्रोपिक वायरस, क्योंकि इन वायरस के अलग एक एफिनिटी होती है, एक एबिलिटी होती है जो हमारे लिवर को ही डैमेज कर सकती है, सही है, आसानी से। तो ये जो हेपेटाइटिस हमारे लिवर में कस करते हैं उनको हेपेटाइटिस ए वायरस कहते हैं, बी वायरस कहते हैं, सी डी एंड ई, सही है, ये सारे वो ये वायरसेस हैं। लेकिन इसके बाद हेपेटाइटिस की दो टर्म्स है, एक को कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, दूसरे को कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये एक्चुअली हेपेटाइटिस जो लिवर को इंजरीज करती है उनके ड्यूरेशन के बेस पर है। अगर एक बहुत जल्दी हेपेटाइटिस काज करता है उसको हम एक्यूट कहेंगे, और एक बहुत ज़्यादा ईयर्स में काज करते हैं उसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कहेंगे, सही है। लेकिन ये जो एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस है, इसमें ये जो हमारे साथ हेपेटोट्रोपिक वायरसेस थी, इनके साथ साथ और वायरसेस भी इन्वॉल्व है, जिसमें आता है साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बायर वायरस, येलो फीवर जो अरबो वायरस काज करता है, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारे इन्वॉल्व हैं, सही है। अब जो हेपेटाइटिस की है उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, तो हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में क्या कहते हैं। अब ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये सबसे पहले सेल्फ लिमिटेड होता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा नहीं फैलता, सही है, ज़्यादा नुकसान नहीं देता, बिनाइन होता है। अगेन वही बात है, इस हेपेटाइटिस का कोई भी क्रोनिक फॉर्म नहीं होता। अगर फुलमिनेंट फॉर्म होता है, यानी कि एक्यूट से थोड़ा ज़्यादा सही है, और क्रोनिक से कम, वो 0.1% है। फुलमिनेंट फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 टू 6 वीक है, यानी कि 3 टू 6 वीक के लिए ये हमारे बॉडी में डोरमेंट रहता है, और उसके बाद अपने साइन सिम्टम्स काज कर सकता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इजीली क्लियर करता है, सही है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जो परसेंटेज है वर्ल्ड वाइड वो एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए वो 25% है, तो ये बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये हम डेंजरस कंसिडर कर सकते हैं, सही है। इसके लिए जो एंडेमिक कंट्रीज है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक उसमें हाइजीन सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, दूसरा उसमें सैनिटाइजेशन जो होते हैं वो बहुत कम होती है। एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस जो होता है, या हेपेटाइटिस ए वायरस जो हेपेटाइटिस कस करते हैं, उनकी सिम्टम्स क्या हो सकती है, वो फेब्राइल्स हो सकती है, यानी कि बंदे को दूसरे इलनेसेस के साथ वो होता है, टेम्परेचर, सही है। फटीग होता है, यानी कि लेस एनर्जी होती है बंदे में, जॉइंटिस उसके पास होता है, येलोनेस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा, लॉस ऑफ हेपेटाइट हेपेटाइट होता है, मतलब खाना बहुत कम खाता है। इसके अलावा अगर इस वायरस के स्ट्रक्चर पर हम चले जाते हैं तो ये एक बहुत स्मॉल वायरस है, और इसका कोई बाहर से इन्वेलप नहीं है, नॉन इन्वेलप्ड वायरस की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है आरएनए वायरस है, और उसमें भी पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये पीको वायरस के फैमिली में आता है, इसी है। आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जो होता था ना उसी तरह होता है। इसका जीनस जो है वो है हेपेटो वायरस, जाहिर बात है हमारी हेपेटाइटिस काज करता है। और ये जो होता है ये नॉट साइटोपैथिक, यानी कि हमारे होस्ट के सेल्स में ये वो चेंजेस नहीं लाता जो डिफरेंट वायरस जो है नॉर्मल चेंजेस लाते हैं, सही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड एमसीक्यूज वाली बात ये है, इसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं उसको कहते हैं HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस CR1, सही है। और ये रिसेप्टर जो होते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ साथ एबोला वायरस का भी है, यानी कि एक ही रिसेप्टर ये दोनों वायरस शेयर करते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज है। अब इसके ट्रांसमिशन के बारे में कहते हैं, तो ट्रांसमिशन के बारे में क्या है कि जितनी भी कंटामिनेटेड ओरल मटेरियल्स होती है और फीकल मटेरियल्स होती है, ओरल में भी फूड और वाटर्स दोनों, यानी कि फ्लूइड्स इन फूड दोनों से ही, अगर इनके साथ कांटेक्ट किसी बंदे का आता है या इनको इंजेस्ट करते हैं, दोनों से होता है, सही है। इसके अलावा स्टूल के अंदर भी ये वायरस जो है डिटेक्ट होता है और रिलीज भी होता है स्टूल के अंदर। लेकिन जो जॉइंटेंस इसका जो सिम्टम्स है, इससे इस सिम्टम्स के अपीयरेंस से 2-3 वीक पहले भी और 1 वीक बाद भी जो होता है इस वायरस की डिटेक्शन होती है। इसके अलावा जो HIV वायरस है, सॉरी HIV नहीं है, ये हमारे साथ वो है HAV है, सही है। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसका डिटेक्शन जो होते हैं सलाइवा के अंदर और सीरम के अंदर, यानी कि ब्लड और सलाइवा दोनों में भी पाया जाता है, सही है। लेकिन जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है, सही है, जो डेवलप्ड है उनमें क्या होता है कि जो रा या स्टीम फिश, जो सेल फिश होती है वो खाई जाती है।
इन सेलफ़िश में जो होते हैं ये वायरसेस अवेलेबल होते हैं। कहाँ से ये अवेलेबल होते हैं? क्योंकि सी वाटर से सही है, और जब वो लोग इसको खा लेते हैं तो उनमें इसके ट्रांसमिशन हो जाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि जब ये हमारे बॉडी में एंटर करते थे तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इसके खिलाफ रिस्पॉन्स होते हैं। उस रिस्पॉन्स के खिलाफ जो सेल्स एक्टिव होती है वो कौन से होते हैं? वो साइटोटॉक्सिस CD8 सेल्स होती है, और ये सेल्स इनको किल करके क्लियर कर देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसके बारे में एहतियात की है, क्योंकि ये हमारे ब्लड में ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, क्योंकि इनको ही बहुत जल्दी एलिमिनेट किया जाता है। इसके लिए इसका ब्लड ब्रॉन ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ्यूजन से पहले। लेकिन एहतियात के लिए अगर कोई करना चाहता है तो अच्छी बात है, ऐसी है। अब जब ये हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारे बॉडी में जो बी सेल्स होती है या जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज़ बनाती है इसके खिलाफ। तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो है IgM एंटीबॉडी। ये इस एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन जो होते हैं राइज़ हो जाते हैं HAV के खिलाफ हमारे ब्लड के अंदर, और ये क्या कर देते हैं? इसी वजह से जो वायरस होते हैं वो अब फीसिस में निकलना शुरू कर देता है, सही है। जब ये फीसिस में निकलना शुरू कर देते हैं तो बॉडी में इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो IgM का कंसंट्रेशन भी हमारे ब्लड में डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं फ्यू मंथ्स में। लेकिन IgM की डिसअपीयरेंस के बाद क्या हो जाता है, जो IgG होते हैं वो हमारे ब्लड में राइज़ कर जाते हैं, सही है। और ये फॉर ईयर्स रहते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो IgM होता है इसका हम टेस्ट करते हैं, ये ब्लड में हम इसका डिटेक्शन करते हैं। यहाँ पर लिया है कि IgM डिटेक्शन इज़ अ गुड साइंस फॉर अर्ली इन्फेक्शन। अर्ली इन्फेक्शन का सिंपली मतलब यहाँ पर है एक्यूट इन्फेक्शन। और हमें पता है कि जो हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस है इसका वो फॉर्म है ही नहीं, क्रोनिक फॉर्म है ही नहीं। तो इसका हम सिर्फ और सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन के लिए IgM के डिटेक्शन करते हैं। लेकिन कंपेरेटिवली जो IgG होता है उसका खास कोई टेस्ट नहीं होता है इसके लिए, सही है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो टोटल IgM होते हैं उसका डिफरेंस IgG के खिलाफ हम देख लेते हैं कि हाँ, इस बंदे को पहले इस तरह का हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। इसके अलावा इसके लिए जो वैक्सीन्स होते हैं, एंटी HAV वैक्सीन्स जो होते हैं वो अवेलेबल है सिंस 1992 से ही है।